ये स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। विजुअल लेयर्स की मदद से चलते हैं और सबसे पहले चलते हैं स्प्रिंग आ गया है। अच्छा, स्पर गेट्स कुछ इस किस्म के होते हैं। अभी किसने बोला था कि स्ट्रेट टीथ हैं, तो आप देखें किसके स्ट्रेट टीथ हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग टर्म में कैसे बोलेंगे हम? इस तरह कहेंगे कि अगर किसी गियर का एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसकी टीथ आपस में पैरेलल हो तो वो हमारे पास स्पर गियर होता है। ठीक है, आप कोई भी अगर स्पर गियर उठाएं, लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला लेके आता हूँ, अगर आप यहाँ से देखो ना तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक, तो इसके अबाउट ही मूव कर रहे हैं ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आ गया और इसकी टीथ भी इसी डायरेक्शन में, और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो जिसकी टीथ और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में पैरेलल हो वो आपको स्पर गियर होते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पर गियर आ गया। और फिर जब गियर्स की बात आती है तो हमेशा ना हम उसकी मॉडलिंग में इन्वोल्यूट का बात करते हैं, मतलब रियल लाइफ में भी करते हैं, लेकिन इन्वोल्यूट की बात बहुत करते हैं कि हमारे जो टीथ हैं वो इन्वोल्यूट होने चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं 1 मिनट क्रिया ओपन करूँ और अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे कुछ गियर डिज़ाइन करना है तो मैं क्या करूँ बस सिंपली अगर सर्कल ड्रॉ करके तो उसको ऊपर टीथ बनाने की कोशिश करूँ, एक प्रैक्टिस ये हो सकती है ना। लेकिन क्या है कि मिसाल के तौर पर मतलब एक कुछ इस किस्म के करके तो मैं इसको पैटर्न कर दूं तो मेरे पास टीथ आ जाएंगे, लेकिन ये कोई इन्वोल्यूट नहीं होगा। सही, ये तो मतलब मेरे ख्याल में शायद बहुत हार्डली हुआ तो 2 मिनट का काम है। लेकिन हमेशा जब गियर की मॉडलिंग करते हैं तो वो इन्वोल्यूट से करते हैं, यानी कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती हैं, कुछ इन्वोल्यूट इक्वेशंस आती हैं, तो उसके थ्रू ही आपकी इसकी मॉडलिंग होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना है। अच्छा, इन्वोल्यूट किसको बोलते हैं, अब ये भी इधर जाके देखते हैं हम। इन्वोल्यूट सही बताया हुआ है। ये अच्छा, अगर आप गौर करें ना तो ये वाली जो आपकी आर्क बन रही है ये बेसिकली इन्वोल्यूट का आर्क होती है। ठीक है, और ये बनती कैसे है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं जो आपका सर्कल होता है। लेट्स सपोज कि आपका ये बेस सर्कल है, वहां से आप डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं टेंजेंट में, तो आप पॉइंट्स टेंजेंट पे लेते रहते हैं, तो एट दी एंड अगर उन पॉइंट्स को आप मीट करो तो आपके पास ये आर्क बनती है। ठीक है, अगर आप खुद भी सोचो, एक आर्क, एक टेंजेंट ये बन रहा होगा एक पॉइंट पर, फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसका ये टेंजेंट बन रहा होगा, ये पॉइंट आ गया, उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे, ये टेंजेंट बन रहा होगा ये, तो एट दी एंड उन सारे आप टेंजेंट्स के जो पॉइंट हैं उनको मिलाते हो तो आपके पास एक कर्व बन जाती है। ठीक है, ये मजीद कहीं एलेबोरेट किया हुआ होगा, मैं हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ बन रहा है।
अगर ये कुछ मजीद वाज़ेह हो जाए तो। ये तो यूट्यूब का है। हाँ, यहाँ से कुछ पता चला। अब ये देखो, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से वो सिर्फ ये जो आपके पास सर्कल गिवन है इसके वो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करके आखिर में जब इन सब के पॉइंट्स उसने मिलाए तो वो एक कोई ना कोई आर्क बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्रियो में भी कुछ पॉइंट्स लेके आते हैं और फिर उसको जब आपस में मीट करते हैं वो बल्कि ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस जो हमारा क्रियो है वो एक आर्क ड्रॉ कर देता है। ये आप आगे जाके देखेंगे, सही है। अच्छा, फिर एक देखें आप, हमारे पास इसने डिफरेंट सर्कल्स यहाँ पर लेके आया हुआ है जिसमें रूट सर्कल, पिच सर्कल है, बेस सर्कल है, आउटर सर्कल है। इट्स नॉट कंपलसरी कि सेम नेमिंग आपकी रिलेशंस में भी यूज हो रही हो, ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कौन सी नेमिंग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये रूट सर्कल है, मैं इसको सर्कल 1 कह दूं, सर्कल ए कह दूं, ठीक। बेस सर्कल कह दूं, टिप सर्कल कह दूं और रेफरेंस सर्कल क्या है। तो मतलब इन सब की आपके अपने ऊपर है कि आप इसको नेमिंग क्या करते हैं, लेकिन जो नेमिंग आप करोगे रिलेशंस में सेम नेमिंग आपकी यूज होनी चाहिए। अगर रूट की जगह लेट्स सपोज मैं सर्कल ए यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि रिलेशन में जहाँ जहाँ रूट सर्कल यूज हो रहा होगा वहां पर मैंने सर्कल ए की नेमिंग करनी होगी ताकि मेरे रिलेशन जो है वो वेरीफाइड हो जाए, ठीक है। तो इस किस्म के हमारे पास इन्वोल्यूट एक कर्व बनती है। ये सारे आगे आगे जाके ये मजीद खैर क्लियर हो जाएगा। तो इन्वोल्यूट का आ गया। अच्छा, फिर अब चलते हैं कि गियर्स बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे आपको याद हो कि स्प्लाइन के लिए भी हमने कुछ ना कुछ उसको रिलेशंस पे जाने से पहले उसको क्या करते हैं, क्या चीज़ इनपुट करनी पड़ती है रिलेशन से पहले। हाँ जी, सर पैरामीटर्स। एग्जैक्टली exactly। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, मैं सारा कुछ ऑनलाइन इसलिए कर रहा हूँ, मतलब साथ साथ इंटरनेट पर भी क्या आपको मजीद वाज़ेह होता है, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ गियर्स। तो हर गियर के आपके ना, आप यूँ समझ ले, आप देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स बने हैं। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको बेसिक चार्ट यानी वो देंगे। एक आ गया आपका मॉड्यूल, प्रेशर एंगल, नंबर ऑफ टीथ, फेस विड्थ। ये चार होते हैं आपके बेसिक, सही। ये बेसिक आपके पैरामीटर्स आ गए। इसके बाद जितनी चीज़ें होती हैं वो आप रिलेशंस के जरिए कैलकुलेट करते हो, ठीक है। यानी पैरामीटर्स के तौर पर आप इन चार को दे दोगे, ठीक है। मॉड्यूल हो गया आपका, प्रेशर एंगल हो गया, नंबर ऑफ टीथ हो गया और फेस विड्थ होगी। कहीं और पर भी अगर जाके देखें यानी किसी और चार्ट पर भी जाएं तो देखो, नंबर ऑफ टीथ है, मॉड्यूल है और प्रेशर एंगल है। मतलब इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें होती है लेकिन वो इनपुट के तौर पर नहीं लेता, वो उसको खुद कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि जो बेसिक है वो हमारे पास चार है, जिसमें प्रेशर एंगल है, जिसमें नंबर ऑफ टीथ है, जिसमें मॉड्यूल है और जिसमें फेस विड्थ है। अच्छा, इसको हाँ यहाँ से ये देख लीजिए मसीह, यहाँ से वहाँ से हो रहा है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो नंबर ऑफ टीथ का तो हमें पता है। अब फेस विड्थ किसको बोलते हैं कि आपकी जो टीथ की विड्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस विड्थ, ठीक है। ये सारा वैसे जितना भी है ये सारा आपके थ्योरी का है, यानी ये मुझ पर बताना लाजिम तो नहीं था बिकॉज हमें तो सिर्फ मॉडलिंग मुझे करवानी थी। ये सारा आपकी क्लास में यानी आपको बताया गया होगा, ठीक है, मशीन डिज़ाइन की। लेकिन फिर भी मैं मतलब चाहता हूँ कि आपको मतलब थोड़ा बहुत बताऊँ जितना मुझे भी यानी पता है, तो ताकि आपके लिए मॉडलिंग में भी आसानी हो। तो आपने देखा कि फेस विड्थ आपकी जो टूथ की जो विड्थ है बेसिकली वही आपकी फेस विड्थ है। कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, एडेंडम रिडेंडम आपको शायद पता हो कि आपका जो पिच सर्कल होता है उससे सारा ऊपर एडेंडम है, पिच सर्कल से नीचे सारा डिडेंडम है। इसी के दरमियान हमारा जो टूथ है उसकी प्रोफाइल बन रही होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो तकरीबन चार किस्म के सर्कल बांध रहे हैं। एक हो गया हमारे पास ये, एक, दो, ये हो गया तीन और नीचे चार। तो आपके यानी उसमें लाजमी चार किस्म के सर्कल डिफरेंट बनेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे भी। आपकी किसी भी तरह की आप मॉडलिंग करते हो तो आप देखो आपको फोर सर्कल नजर आ रहे होंगे और इन्हीं फोर सर्कल के दरमियान आपका टीथ बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया
टूथ की थिकनेस आपको पता है कि आपका टीथ कितना थिक होना चाहिए, सारा उसके दरमियान की जो स्पेस होती है वो भी आपका आ जाएगा, उसमें स्पेसिंग में आ जाएगा। फिर हाँ, अब देखो इसने क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की। इसने लिखा हुआ टिप डायमीटर, रूट डायमीटर, बेस डायमीटर, रेफरेंस डायमीटर। तो हम भी सेम ही यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम पैरामीटर्स की तरफ। सबसे पहले हमारा पैरामीटर है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल ऑफ गियर। अच्छा, प्रेशर एंगल यहाँ से समझते हैं। अच्छा, प्रेशर एंगल बेसिकली किसको कहते हैं? आपको ये वाला आपका सर्कल नजर आ रहा है, एक सर्कल आपका ये बन रहा है और एक कर्व आपकी ये है, ठीक है। इस सर्कल का टेंजेंट हो जो कि ये लाइन है, और इस कर्व का आपके पास नॉर्मल हो, यानी टीथ, या आप यूं समझ ले उसका एक जो कर्व है, एक साइड का कर्व है जो उसका नॉर्मल हो। तो इस नॉर्मल और इस टेंजेंट के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास प्रेशर एंगल है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये जो सर्कल है आपका, दैट कुड बी योर पिच सर्कल, सही। तो कुछ लोग पिच सर्कल के थ्रू लेते हैं, कुछ बेस सर्कल के साथ भी करते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो उस सर्कल का आपके पास टेंजेंट हो और ये जो कर्व है आपके पास टीथ की, इसका नॉर्मल हो, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है दैट इज योर प्रेशर एंगल, ठीक है। और प्रेशर एंगल एक और तरह भी बताऊं आपको, अगर याद हो तो जो मोस्टली यूज होते हैं वो या तो 20 डिग्रीज होते हैं, 14.5 या 25, इसके अलावा बहुत कम यूज होते हैं, यानी मैंने भी जितने यूज किए हैं तो आज। अच्छा, हम यहाँ पर भी देखो तो अब ये आपका प्रेशर एंगल बन रहा है, ये कितना है? 14.5 है। ये कितना है आपका? 20 है, सही। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो यूज होते हैं वो 14.5 और 20 के यूज होते हैं। इसके मैंने एक जगह स्क्रीनशॉट भी ली हुई थी। अब यहाँ पर भी देखो, ये भी स्क्वायर गियर्स के हैं, ये प्रेशर एंगल बताए हैं 20 डिग्रीज और 14.5 डिग्रीज, तो इसका मतलब है यही यूज होते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, मैं उधर से भी आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ। हम्म, ये वाली, अगर ये आप देखो ना, तो इस कर्व पर अगर आप चाहो तो आपका एक सर्कल भी ड्रॉ हो सकता है, सही। और ये जो आपस में कहाँ पर जाके मीट करती हैं, इस पॉइंट पर, अगर आपका एंगल 14.5 है, अगर तो 14.5 से 25 लेट्स सपोज हो गया, तो आप देखो कि ये जो आपका पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन टू लाइंस, ये आपका मूव हो गया, शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द सर्कल, ठीक है। तो ये आपका, आप यहाँ पर देखो कि आपका ये जो सर्कल बन रहा है, ये वाला, इसका टेंजेंट उसने ड्रॉ किया है, और इसी तरह इस कर्व का उसने एक नॉर्मल ले ली। तो अगेन वो यहाँ पर मीट कर रही है, वहां पर उसने उसका एंगल फाइंड किया और उसको प्रेशर एंगल का नाम दे दिया। सेम हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर 14.5 और 25 है। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप देखो तो प्रेशर एंगल अगर कम हो, लेट्स सपोज, अगर कम होगा तो क्या होगा? ये जो आपका सर्कल है, बेस सर्कल, वो बड़ा बनेगा, ये जो है। अगर आप इस सर्कल को भी अगर आप देखो ना, तो इन दोनों में कंपैरेटिवली ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब अगर एंगल आपका स्मॉल हो, तो इस टूथ के साथ जो सर्कल बन रहा है वो लार्जर होगा, सही। उससे क्या होगा? एक तो अगर प्रेशर एंगल कम है तो आपकी जो टूथ है वो वीकर होगा, सही। टूथ वीकर होगा, और चूंकि टूथ अब वीक होगा, वो नॉइस कम प्रोड्यूस करेगा। नॉइस कम प्रोड्यूस क्यों करेगा? क्योंकि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द टू मैशिंग गियर्स, उसके टीथ में जो है मैशिंग में, तो उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो लेस होगा। तो अगर वो लेस होगा तो लाजमी सी बात है कि हमारे पास जो पावर ट्रांसमिशन है तो वो भी कम होगी और नॉइस भी कम होगी। अच्छा, ये अगर एंगल ज़्यादा है 25 का लेट्स सपोज, तो 25 का क्या होगा? एक तो ये कि प्रेशर एंगल ज़्यादा होने से
टीथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी टीथ हमारे पास ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उससे क्या होगा, बेस सर्कल अगेन छोटा बनेगा हमारे पास। लेकिन उससे मसला एक और क्या होगा, अगर आपस में उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो उसमें वियर और टीयर ज़्यादा होने का खतरा होता है। ठीक है, यानी वक्त के साथ साथ जो हमारा गियर है वो रफ होता जाएगा, क्योंकि आपस में दो टीथ मैशिंग में होते हैं ना, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें ज़्यादा होता है। सही। अच्छा, इससे क्या होगा, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो हमारे पास पावर ट्रांसमिशन भी इन रिटर्न ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर हो रही है सबको? कोई बात प्रेशर एंगल वगैरह में ना समझ आई हो? क्लियर हो गया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सही। तो अब हम ऐसे करते हैं कि साथ साथ शुरू भी कर लेते हैं मॉडलिंग भी। ओके, सो न्यू। अच्छा, इस पर यूनिट चेंज करते हुए मुझे याद आ कि काफ़ी लड़कों ने यूनिट और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ नहीं दी हुई थी। तो जिसके यूँ समझ ले कि फुल नंबर से एक दो नंबर कम है, तो आप यूँ समझ ले कि वो या तो मतलब ज़्यादा चांसेस इसी की वजह से होंगे। ठीक है, जिसने यूनिट्स नहीं सेट किए हुए थे और जिसने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ नहीं दी थी, लाजमी नहीं कि इसी वजह से हों, लेकिन मोस्टली किसी वजह से ही थी। तो अच्छा, ये हो गया। अच्छा, पैरामीटर्स में जाने के लिए कहाँ पर जाऊँ मैं? Tools में सर। टूल्स में आगे हम ये आगे पैरामीटर। अच्छा, इससे पहले चलते हैं और एक और चीज़ की तरफ हम लिखते हैं स्टैंडर्ड पर गियर साइज। ठीक है, तो यानी कुछ एग्जिस्टिंग जो गियर्स हैं हम उसी को डिज़ाइन करेंगे, स्टैंडर्ड साइज का कोई भी हो। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, ये एक बंदा है और उसने टेबल दी है, यानी उसने किसी रियल जो है गियर्स के डायमेंशन लिए, लेकिन उसने पूरा बाकायदा पेपर पब्लिश किया। अगर आप देखो ना, तो ये हमारे पास पेपर है। अगर हम इसकी पब्लिकेशन पर भी जाएं तो देखो, इसने बाकायदा इस पेपर को पब्लिश किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि हम इसी की जो गियर है, जिस गियर पर इसने किया है, तो हम उसी को लेते हैं ताकि हमारा कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन का गियर बन जाए। ठीक है, तो हम जो डायमेंशंस होंगी हम इसी की यूज़ करेंगे। अच्छा, सही। तो ये आपकी। अच्छा, अगेन इसमें देखो तो हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी इसमें गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ आ गए, मॉड्यूल आ गया, फेस विड्थ और प्रेशर एंगल। सबसे पहले हमने भी सिर्फ प्रेशर एंगल का किया है, तो प्रेशर एंगल इसमें 20 है, तो उसमें जाके हम इनपुट कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले अच्छा, प्रेशर एंगल को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक तो ये कि आप इसके पैरामीटर्स भी सारे नोट करो, जो इस पर पीसी पर नहीं कर रहे वो अपने पास पेज पर नोट कर लो, ये काम आएगी आपके को। ठीक है, क्योंकि आगे जाके काफ़ी सारी इक्वेशंस है, मैं वो भी लिखूंगा, तो आप साथ साथ लिखते रहो। अगर पीसी पर नहीं कर रहे, कुछ पेज कॉपी वगैरह पास रख लो, उसके ऊपर लिखते रहो। एंगल को मैंने लिखा प्रेस एंगल। अच्छा, प्रेस एंगल क्यों लिखा, लाजमी सी बात है, क्योंकि मैंने अपने रिलेशंस में सेम नेम यूज़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो मुझे वो जाकर सारे चेंज करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जो मैंने वहीं यूज़ किए हुए हैं वो उसको भी सेम ही रख लूँ। इसको मैंने दे दिया 20। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल किसको बोलते हैं? मॉड्यूल ऑफ द गियर लिखना चाहिए था ऐसे।
अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि गियर का मॉड्यूल क्या है, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि उसके टीथ का साइज़ क्या है, ठीक है? तो हमारे पास इसका मतलब है कि टीथ के साइज़ के लिए हमारे पास कितना साइज़ होना चाहिए, हमारे पास जो एक पैरामीटर होता है वो मॉड्यूल होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ भी जाएँ तो आपको यहाँ पर शायद हाँ, द साइज़ ऑफ द गियर टूथ इज़ एक्सप्रेस्ड एज़ इट्स मॉड्यूल। तो इसका मतलब है कि जो गियर टीथ का साइज़ होगा वो मॉड्यूल के थ्रू फाइंड किया जाता है। इसका फ़ॉर्मूला भी है मॉड्यूल इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। तो अब हम क्या होगा अगर आप खुद देखो तो इसमें मैं कुछ डायमीटर इसको गिवन नहीं करूँगा क्रियो को, ठीक है? तो इनपुट के तौर पर यानी डायमीटर मैं नहीं दूँगा इसको। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं इसको मॉड्यूल दे रहा हूँ और मैं इसको नंबर ऑफ टीथ दे रहा हूँ। तो क्रियो जो है वो जो डायमीटर है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मॉड्यूल और मॉड्यूल हमारे पास स्टैंडर्ड का कितना गिवन है 24 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं हम मॉड्यूल और ये आ गया 24। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ आपको पता है कि टीथ तादाद में कितने होने चाहिए वो हमें पता है, यहाँ पर हैं 20। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर टीथ। अच्छा, उसके बाद क्या बचता है हमारे पास फेस विड्थ, फेस अंडरस्कोर विड्थ। और फेस विड्थ कितनी है हमारे पास 350 मिलीमीटर। ये आ गई 350 मिलीमीटर। इसको हमने कर दिया ओके। पैरामीटर्स में जाके देखें तो ये हमारे 4 हो गए। अच्छा, इनपुट पैरामीटर्स जितने देने थे वो हमने इसको रिक्वायर कर दिए। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे पैरामीटर्स के बाद कहाँ पर जाते हैं, रिलेशंस की तरफ। relation, एग्जैक्टली। तो अब हम रिलेशन को इनपुट करेंगे। अच्छा, ये बात याद रखें कि जितने भी रिलेशंस लिखेंगे हम यहाँ पर यानी लिखेंगे वो सारे आपके मशीन डिज़ाइन से ही लिए गए हैं, ठीक? आप मशीन डिज़ाइन में जाके देखोगे आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि गेट डिज़ाइन आपको पता है कि वहाँ पर बाकायदा एक पूरा यानी आप यूँ समझ लीजिए चैप्टर है। तो हम लेकिन ये हो सकता है कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा होगा वो मे बी शायद हमारी टर्मिनोलॉजीज़ में आ रहा होगा। लेट्स सपोज़ अगर मैं सर्कल 1 यूज़ कर रहा हूँ तो मे बी सर्कल 1 को उसने बेस डायमीटर के तौर पर लिया हो या फिर लेकिन फ़ॉर्मूलाज़ लाज़मी सी बात है कि ये सेम होंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में भी देखें आपकी सेम ही हमारे पास जो हैं ये रिलेशंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी अगर आप डिफरेंट यानी सोर्सेज़ के थ्रू जाएँ तो आपको यही मालूम होगा कि आपके मैंने वैसे ये कोशिश की थी कि इसके अलावा भी देख सकूँ, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट सेम सारे मिले हैं, ठीक है? रिलेशंस इसका मतलब है बिल्कुल सेम है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड साइज़ गियर बनाने के लिए रिलेशंस आपके वही यूज़ होते हैं जो आपकी मशीन डिज़ाइन की बुक में है, ठीक है? तो अब मैं वो रिलेशन लिखने शुरू करूँगा। आपने क्या करना है कि आपने साथ-साथ नोट करना है, ये थोड़ी ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिखूँगा सर्कुलर पिच। ये होगा पाई टाइम्स मॉड्यूल। सर्कुलर पिच किसके बराबर है? पाई टाइम्स मॉड्यूल। अगेन पाई को जो है ये खुद ही रीड करता है पैरामीटर क्रियो पैरामीटर जो, ठीक है? इसको 22/7 की फॉर्म में ही लेता है ये। फिर हम कहते हैं अडेंडम ये बराबर हो मॉड्यूल के। फिर एंडम किसके बराबर हो? दैट शुड बी 1.25 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। अभी तक मैंने 3 लिखे हैं। सर्कुलर पिच बराबर है पाई टाइम्स मॉड्यूल। अडेंडम किसके बराबर है? अडेंडम है मॉड्यूल के। डिडेंडम बराबर है 1.25 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं। अब आएगी 3-4 जो नेक्स्ट आएंगे वो होंगे जो हमारे सर्कल के जो नेमिंग होगी उसकी। 4 सर्कल मैंने आपको बताया था कि हमने ड्रॉ करने हैं, तो उसमें सबसे पहले हम करें रेफरेंस अंडरस्कोर डाया।
रेफरेंस डाया किसके बराबर है? ये बराबर है मॉड्यूल टाइम्स नंबर ऑफ ये नंबर। रेफरेंस डाया बराबर है मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। उसके बाद आएगा हमारे पास टिप डाया। डाया आपके बराबर है रेफरेंस डाया प्लस 2 टाइम ऑफ अटेंडम। ठीक, रेफरेंस डाया किसके बराबर था? मॉड्यूल को मल्टीप्लाई किया हमने नंबर ऑफ टीथ से, जबकि टिप डाया हमारे पास बराबर है रेफरेंस डाया प्लस 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम। तो इसका मतलब ये है कि ये अडेंडम से ऊपर वाला यानी सर्कल होगा। ठीक है, अगर आप टिप डाया को देखो तो इसका मतलब सबसे ऊपर हमारा टिप डाया होना चाहिए। रिलेशंस के जरिए ये पता चल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास रूट डाया। रूट डाया नाम से ही पता है कि ये मतलब इसके डायमेंशन उनसे कंपैरेटिवली कम होगी। तो रूट डाया इक्वल रेफरेंस डाया माइनस 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम। ठीक, टिप डाया किसका बराबर था? प्लस 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम, जबकि रूट डाया क्या है? माइनस 2 टाइम्स ऑफ डिडेंडम। रूट आया आगे, उसके बाद आता है हमारे पास बेस डाया। बेस अंडरस्कोर डाया और ये बराबर है रेफरेंस डाया। साथ साथ नोट करते रहें, आगे जाकर आपको बहुत काम आएगा। रेफरेंस डाया इनटू कॉस ऑफ प्रेशर एंगल। सही, बेस डाया बराबर है रेफरेंस डाया इनटू कॉस ऑफ प्रेस एंगल। फिर अब छोटी मोटी यानी जो चीजें होंगी वही रहेगी हैं, जिसमें आ गया हमारे पास रूट अंडरस्कोर फिले। ये बराबर है 0.38 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। फिर है सेमी टॉपिंग, ये बराबर है 0.1 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। और फिर आपकी आएगी टूथ की थिकनेस। टूथ थिक किसके बराबर है? सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इस सब का आपको पता है। और रूट फिले जो है बेसिकली वो क्या है कि जब अगर यहाँ पर, अच्छा ये सारे तो हो गए हैं। कुछ क्लियर यहाँ पर नजर आए तो मैं आपको बताऊं कि रूट फिले यहाँ से। अच्छा, रूट फिले जो मैंने लिखा है वो बेसिकली ये जो टीथ की जो बॉटम है, टीथ के बॉटम पर हम यहाँ से हल्का सा फिले आप देखें ना तो यहाँ पर भी है, तो उसको हम रूट फिले कह रहे हैं। ठीक है, सेमी टॉपिंग का मतलब ये है कि टीथ का जो टॉप है बिल्कुल वहां पर जाके हम शम्पर की कमांड अप्लाई करेंगे, उसको हम सेमी टॉपिंग का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। आप इसको वेरीफाई करके देखते हैं, अगर हाँ सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुके हैं दैट मीन्स कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। किसी ने ना लिखे हो थोड़ी देर वेट करूं क्या मैं? यस सर, 1 मिनट वेट करें सर।
अच्छा हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा ये वेरीफाइड करके ये चीज़ हमारी हो गई। पैरामीटर्स में जाएं तो उसने सारे खुद कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। अच्छा अब चूंकि हमने अपनी इक्वेशन वगैरह लिख ली हैं, रिलेशंस लिख लिए, अब चलते हैं हम अपने मॉडल की तरफ। अब आपने देखना है इसको। फिलहाल मैं कोई डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, आगे जाके मैं चेंज करूँगा। अच्छा अब देखें, इसकी डायमेंशन बल्कि देनी है, और यहाँ पर आपसे दो डायमेंशन पूछ रहा है। एक तो एक्सट्रूड कितना हुआ है, यानी फेस विड्थ आ जाएगी ये। सेकेंडली ये इसका डायामीटर पूछ रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर इनपुट करेंगे। सबसे पहले मैं डायामीटर देता हूँ। ये वाला जो डायामीटर है ये है आपका रूट डाया, ठीक है। क्या रूट डाया, नेक्स्ट ये जो है ये आपका है, ये है फेस विड्थ। एक आ गया रूट डाया, सेकंड डायमेंशन दी मैंने फेस विड्थ की। ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट। अच्छा नेक्स्ट ये वाला प्लेन सेलेक्ट करूंगा। सर्कल एक और ड्रॉ किया और उसकी डायमेंशन रखूंगा डाया। नाम से भी मतलब ये क्लियर है कि ये दूसरा, जो इससे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया एक्सट्रूड किया उसको, ये उससे बड़ा होगा। हम देखें ये उससे बड़ा है। नेक्स्ट अच्छा इसमें सर ओके पहले कर वाले दिए। का डायमीटर पहले वाले में जो डायमेंशन दिए उसमें रूट डाया की दी है, और जो फेस विड्थ है सेकंड डायमेंशन फेस विड्थ की दी है। ओके सर। अच्छा ये हमारा एक सर्कल बन गया। नेक्स्ट सेम प्लेन ही यूज करेंगे, ये वाला प्लेन ही यूज किया। स्केच और आप एक और सर्कल ड्रॉ करूंगा, और हमारे पास रूट डाया और टिप डाया हुए हैं। नेक्स्ट अब आएगा हमारे पास ये रेफरेंस आया है, ये देखें आप एग्जैक्टली उसके ऑलमोस्ट दरमियान में आ चुके हैं, ठीक है। अगेन रेफरेंस आया, हमने ड्रॉ कर लिए, ओके प्रेस कर देंगे। तीन सर्कल हमारे पास हो चुके हैं। फिर अगेन ये वाला प्लेन सेलेक्ट करूंगा। प्लेन में मैंने सबके लिए प्लेन सेम ही लिया है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया, अब हमारे पास एक ही सर्कल बच गया और वो है बेस आया। ये आगे हमारे पास बेस्ड आया, इसको प्रेस कर दिया, ओके। तो अब आप देखें यहाँ पर, और इंटरनेट पर पता जो ये हो गया, और देख रहा हूँ जहाँ पर ये क्लियर है।
यहाँ से थोड़ा बहुत वाज़ेह हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो हमारे पास ये सर्कल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सर्कल है ये हमारे ड्रॉ होंगे बेस सर्कल से लेकर उसके टिप डायमीटर तक। सही, इसके दरमियान हमारा टीथ ड्रॉ होगा। मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि मुझे मज़ीद कुछ क्लियर मिल जाए ताकि मैं आपको बता दूँ। पैरामीटर्स में देखते हैं, पैरामीटर्स ऑफ केयर। हाँ, ये थोड़ा बहुत वाक़ई है। अच्छा, अब आप देखें तो आपका जो है बेसिकली ये आपके इस किस्म का कुछ टीथ बन रहा है, लेकिन ये कैसे कहाँ से बन रहा है? ये आपका बेस टायर से शुरू हो रहा है और टिप डाया तक जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो कर रहे हैं वो हम खुद मीट कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे कि मैं क्या करूँगा, बेस टायर से टिप डाया तक एक आर्क ड्रॉ करूँगा और फिर यानी टीथ बनाने की कोशिश करूँगा। उसके नीचे जो होगा वो मैं खुद उसे टेंजेंट दे के आके मीट कर दूँगा और फिर मैं वहाँ पर रूट के लिए अप्लाई कर दूँगा। सेम इसने भी किया है। इसने यहाँ पर बेसिकली कुछ ना कुछ कमांड अप्लाई की है। ठीक है? तो हम सर भी आपने जो 2 सर्कल बनाए वो कौन से? कौन से वाले? लास्ट में जो 2 बनाए हैं। मॉडल में सर। मॉडल में हमने तो अपने उस नेमी के मुताबिक ही गए हैं ना। सब सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है किसका? रूट का डायमीटर, उसकी यानी डायमेंशन दी है। उसके बाद मैंने दिया है टिप का डायमीटर। उसके बाद दिया है फिर रेफरेंस और एट द एंड मैंने दिया है बेस डायमीटर। अगर आप देखें तो मेरे पास ये 4 सर्कल्स यहाँ पर बन चुके हैं। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर मैं यहाँ पर टीथ की मॉडलिंग करूंगा तो बेसिकली इसके दरमियान में टीथ बनेगा। टीथ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा होगा, यहाँ पर एंड हो रहा होगा। ठीक है, यानी इसके ऊपर जो होगा और इसके नीचे जो होगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नीचे वाला जो है बाद में मैं इसी को टेंजेंट ड्रॉ करके यानी उसी के टेंजेंट लेके यहाँ तक उसको एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर जो होगा मुझे उसको कंसिडर नहीं करना। आपने इस बात का ध्यान करना है। ये जो आपका टिप डायमीटर है ना, इसके ऊपर वाला किसी को कंसिडर नहीं करना। अच्छा, ये आपके 4 सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? अब हम जाएंगे इन्वोल्यूट की तरफ। मेरा ख्याल है पहले इक्वेशंस लिख लेते हो इन्वोल्यूट की, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कि वो क्या है। अच्छा, इन्वोल्यूट डेटा में मैं गया। इन्वोल्यूट की जो इक्वेशन लिखनी है उसके लिए आपने ये लाजमी देखना है कि हम जाएंगे डेटा में, कर्व। अच्छा, इसे याद हो, पहले हम जब 3D कर्व हमने ड्रॉ किया था तो कर्व थ्रू पॉइंट्स था। यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस लिख रहे हैं तो हम कर्व फ्रॉम इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो कर्व फ्रॉम इक्वेशन आ गई। कुछ इस किस्म का डायलॉग बॉक्स आएगा, हम इक्वेशन पर जाएंगे और यहाँ पर लिखनी शुरू कर देंगे। अब ये जितनी भी लिखूंगा ये सारी होगी इन्वोल्यूट इक्वेशंस। ठीक है, तो वो भी आप साथ साथ लिखते रहें। सबसे पहले लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू 90 टाइम्स ऑफ टी। ठीक, थीटा आ गया 90 टाइम्स ऑफ टी। फिर उसके बाद है एंगल अंडरस्कोर रेशियो। एंगल रेशियो कितने बराबर है? डिवाइडेड बाय 360। अच्छा, मैं अगेन कह रहा हूँ कि साथ साथ लिखते रहें, ये आपकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। फिर है एस बराबर है एंगल अंडरस्कोर रेशियो टाइम्स पाई टाइम्स आया। ठीक, अभी तक 3 लिखी है। थीटा बराबर है 90 टाइम्स ऑफ टी, एंगल रेशियो बराबर है थीटा डिवाइडेड बाय 360, एस बराबर है एंगल रेशियो मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय बेस टाइम। फिर बेस रेडियस किसके बराबर होगा? सर बेस इसमें रेडियस, पुराने रिलेशन क्यों नहीं आपके नजर आ रहे? नहीं ये इन्वोल्यूट की है। वो जो है वो सारी पैरामीटर्स के साथ रिलेशन है। आपकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो सेपरेट है, इन्वोल्यूट इक्वेशन आपकी सेपरेट है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखें तो एक कर्व के फॉर्म में आ रही, कर्व फ्रॉम इक्वेशन, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो रिलेशन दोनों के सेपरेट हैं बिल्कुल।
एक इनवॉल्यूट इक्वेशन है और उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अच्छा, बेस रेडियस ये कैसे निकालेंगे? ये होगा बेस डाया डिवाइडेड बाय 2। एक चीज है एक्स सी, ये किसके बराबर है? बेस जो मैं भी लिख रहा हूँ एक सी वगैरह, मैं आपको अभी जाके समझाऊंगा ये कैसे लिख रही है, ठीक है? तो इसके बाद में भी परेशान नहीं होना। एक्स सी आ गया, फिर है मेरे पास वाई सी। वाई सी बराबर है बेस रेडियस इनटू साइन ऑफ थीटा। एक है एक्स, ये बराबर है एक्स सी प्लस एस इंटू साइन ऑफ थीटा बाई बराबर है बाई सी माइनस एस इंटू थीटा डायरेक्शन में 0। अच्छा, टी हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ, ये वेरीफाई करेगा? हाँ जी, टी को डिफाइन नहीं किया हुआ। नहीं करेगा, वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। अच्छा चलें देखते हैं, ये तो वेरीफाइड हो चुका है। पी की जगह लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यू, एरर दे दी है उसने, इसका मतलब है ये सिर्फ, यार ये तो फिर कंट्रोल पे लिखने पड़ेंगी। चलो एक मिनट मैं इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ टी को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है? चलते हैं इसकी रीज़न की तरफ। इक्वेशन में यहाँ से ओपन ही करके रखूँ। इनवॉल्यूट इक्वेशन फॉर स्पर गियर। अच्छा, इसने भी इनवॉल्यूट इक्वेशन की मदद से ये वाला गियर डिज़ाइन किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मतलब मॉडलिंग हम इसी के थ्रू करते हैं। अब अगर आप इसके रिलेशन देखो तो वो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर आउटसाइड डायमीटर, पिच डायमीटर, बेस डायमीटर, रूट डायमीटर, सारे उसके कैलकुलेट किए। यहाँ पर एक्स सी वाई सी वो भी लिख रहा है, सही है? मैंने आपके सामने, अच्छा ये देखो ये क्या है, पता नहीं कोई पीएचडी प्रोफेसर है, ये उसी ने सारा कैलकुलेट किया, और ये है भी किसका? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का प्रो इंजीनियर, ठीक है? अच्छा, एक्स सी वाई सी और एक्स वाई का क्या मतलब है? कि हमारे पास पॉइंट, अब चलते हैं अपने रिलेशन देखते हैं। एक्स सी वाई सी पॉइंट मेरा ये वाला है,
यानी उस सर्कल के ऊपर जो हमारा बेस सर्कल है उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसको उसने नाम दिया है एक्स सी वाई सी। आप इस पॉइंट को यानी इसको मीट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। रेडियस का तो पता है ना हमें, तो इसका मतलब है कि एक्स सी हमारा किसके बराबर होगा? हाँ जी, एक्स सी किसके बराबर होगा, तो ये बताएं मुझे। सर रेडियस के इक्वल। नहीं, एक्स सी में ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, एक्स सी नहीं रेडियस जी सर रेडियस इंटू कॉस ऑफ थीटा। रेडियस इंटू कॉस ऑफ थीटा, और रेडियस ये बेस सर्कल का रेडियस है, तो इसका मतलब है बेस रेडियस इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये है एक्स सी की इक्वेशन हमने क्या लिखी है, एक्स सी आ गया बेस रेडियस इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है ये बात? अब चलते हैं वाई सी की तरफ। अब वाई सी का क्या होगा? साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा वाला होगा, तो वाई सी हमारे पास आ गया बेस रेडियस इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास आ गए, सही हो गया। उसके बाद चलते हैं एक्स और वाई पॉइंट। एक्स वाई पॉइंट हमारा कौन सा वाला है? ये वाला, जो कि उस आर्क के ऊपर आ रहा है, ठीक है। एक्स वाई पॉइंट मतलब ये जनरल है ना एक, तो इसीलिए मतलब वो किसी भी पॉइंट पर वो लेके चलता है, तो उसने एक जनरल सा पॉइंट ले लिया, उसको एक्स वाई की नाम दे दिया। अब यहाँ तक मीट करने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा? हाँ जी, अगर एक्स की बात करूँ तो एक्स किसके बराबर होगा? एक्स के लिए ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए होगा। सर साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किस चीज का? एस सर का सर। एक्स एक्स सी। एस का, क्योंकि ये इसकी प्रोजेक्शन होगी ना एस की, यहाँ पर इस एस की प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी, तो एस साइन थीटा हमारे पास ये हो गया। और हमने चूंकि इधर इधर से आना है ओरिजिन से, तो प्लस क्या होगा? एक्स सी प्लस एस ऑफ साइन थीटा, एक्स सी प्लस एस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है वाई वाला। अब पॉइंट वाई जो है हमारे पास बेसिकली ये वाला होगा। अब ये क्या किसके बराबर होगा? ये पूरा है वाई सी, और ये वाला पॉइंट ये वाला हमारे पास किसके बराबर होगा? एस। अगर ये साइन थीटा है तो एस ऑफ कॉस थीटा होगा ये। तो ये जानने के लिए हमें पता है कि ये पूरा वाई सी है, तो वाई सी में से हम ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस पॉइंट का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वाई सी माइनस एस ऑफ कॉस थीटा, और जी की डायरेक्शन में हमने बोला है कि वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि जी पॉइंट हमने कोई लिया भाई नहीं, ठीक हो गया। तो इस किस्म की हमने इन्वोल्यूट इक्वेशंस निकाल ली। अब ये वेरीफाइड भी हो चुकी है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बंद तो नहीं कर दिया, नहीं, मैंने आपको बताया था कि हमने जो पैरामीटर लिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ टी वाला 90 इंटू टी, इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पर देखो तो वो इसने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, यहाँ पर सेम इक्वेशन ऑलमोस्ट उसने लिखी है, अगर आप देखो ना तो कुछ इसी किस्म की लिखी है, हमारी नेमिंग चेंज है, उसकी नेमिंग चेंज है। एंगल में उसने क्या लिखा हुआ है? टी टाइम्स 90, और टी को क्या लिखा हुआ है? टी इज द पैरामीटर इन 0 to 1 इन प्रो ई दैट यूजेस डिग्रीज फॉर इक्वेशन। तो इसका मतलब है ये इसका बाय डिफॉल्ट ही है, टी को वो लेता है जब डिग्रीज हमारे पास आती हैं 0 से लेकर 1 के दरमियान, ठीक है। तो इसका मतलब है इसीलिए मैंने आपके सामने टी के बाद जब यू वाला लेके आया तो उसने उसको कंसिडर नहीं किया, वो टी वाला ही यूज कर रहा है। क्लियर है ये बात? कोई चीज़ अभी तक ना समझ आई हो? हाँ जी। सर टी का आपने क्या बताया, काइंडली दोबारा बताएं। टी का जो है बेसिकली आप यहाँ पर देखो ना, तो ये जो प्रोफेसर है उन्होंने भी लिखा हुआ और वैसे भी है, अगर आप देखो यहाँ पर तो टी के बारे में इसमें लिखा हुआ है एंगल इज इक्वल टू टी इंटू 90, हमने 90 इंटू टी लिखा हुआ। टी के बारे में टी इज द पैरामीटर इन 0 से 1 तक, 0 से 1 के दरमियान में कोई ना कोई पैरामीटर है टी, लेकिन प्रो ई यानी इसने बाय डिफॉल्ट टी को ही कंसीडर करता है जब कब दैट यूजेस डिग्रीज फॉर इक्वेशन, जब आप कोई ना कोई डिग्रीज वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें।
तो हमने 90 टाइम्स टी किया है, तो इसको पता चला है, मतलब क्रियो को यही समझ आई है कि वो 90 कोई ना कोई एंगल है और उसके साथ ही टी मल्टीप्लाई हो रहा है, और टी क्या है 0 से 1 के दरमियान, यानी बाय डिफॉल्ट ये सेट किया हुआ होता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर टी की जगह में और कोई भी वेरिएबल लिखता तो वो उसको कंसिडर नहीं करता, हमारा जो क्रियो है ना, वो उसको कंसिडर नहीं करता। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ सेट होता है। सेकंड चीज ये आपने देखा हो कि मैंने इसमें पैरामीटर्स नहीं दिए, पैरामीटर्स मैंने सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए दिए थे, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसने कुछ ना कुछ सेट किया हुआ होता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशंस फॉर इन्वोल्यूट कर। अच्छा, ये हमने वेरीफाइड कर चुके हैं, ये वेरीफाइड हो चुके हैं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो सेटिंग में वो कार्टेशियन है, तो इसका मतलब है इसको कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट देने होंगे। नेक्स्ट अगर हम ऑनलाइन भी जाके देखते हैं तो ये आपसे यहाँ पर देखा ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कह रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मतलब आप कुछ ना कुछ इसको इनपुट करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब इक्वेशन मेरी वेरीफाइड हो चुकी हैं, लेकिन मैंने इसको अब क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम देना है। तो मैं रेफरेंस पर जाऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कह रहा है कोई सिलेक्ट करो, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास एक ही है, ये वाला। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देखो उसने आर्क वहां पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमारे पास आर्क ड्रॉ हो चुकी है, और आप अगर उस आर्क पर गौर करो तो आपके बेस सर्कल से शुरू होकर टिप के सर्कल तक जा रही है। तो मैंने वैसे भी आपको बोला था कि टिप के सर्कल के बाद वाला आपने कंसिडर नहीं करना, लेकिन फिलहाल तो ज़ाहिर हम करेंगे, बाद में देखते हैं कि कब हमने इसको कंसिडर नहीं करना। तो ये आर्क पता चल चुका है ना कि कैसे ड्रॉ करनी है, इसको ना समझ आई हुई है। अच्छा, इसका मतलब सबको आ चुकी है। मैंने सिंपली इन्वोल्यूट की इक्वेशन लिखी और कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास ये आर्क ड्रॉ हो चुकी है। अच्छा, अब ओके कर दूंगा, ये आ गई है हमारे पास आर्क। अच्छा, अब कोई बताए कि टीथ कैसे बनेगा यहाँ पर। मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब माइनर सी चेंजेस करनी पड़ेंगी यहाँ पर। हाँ जी, कोई आइडिया? इसको मिरर करेंगे। किसने बोला? मैंने सर, मलिक बॉस। हाँ, बासित साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। अब हम इसको मिरर करेंगे। अब मिरर कितना करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये वाला प्लेन सेलेक्ट करके ये आ गया। ठीक है, रेफरेंस लाइंस लेनी है हमारे लिए, ये है और ये है। रेफरेंस लाइन मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट ये के आर्क यहाँ पर है, इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर एंड एंड्स, बिकॉज मैं इसको यहाँ से सेंटर स्पेसिफाई कर दूंगा। ये है सेंटर, ये है आर्क, और इसके ऊपर मैंने कोई आर्क ड्रॉ कर दी। आप यहाँ से लेकर ये है 49.62, इसको मैं कितना दूंगा, इसको मैं दूंगा टूथ। मैंने इसको बताया कि ये टूथ की थिकनेस के बराबर हो, तो इसने इसको कैलकुलेट कर लिया 37.70। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्क जो आर्क की ये टूथ की थिकनेस के बराबर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये ओके प्रेस किया, और यहाँ पर है हमारे पास 3 पॉइंट्स वाला, जो इसको कंसिडर किया तो उसने ऑटोमेटिकली, उससे पहले जो लाइन ड्रॉ हुई थी इसने इसको कंसिडर कर लिया। ऑफसेट आपका अभी तक 0 है, इसके हाफ में मुझे जाना है, बिकॉज आपकी टूथ की थिकनेस ये है। इसका मतलब ऐसे आगे मूव नहीं करना, हमारा टूथ इसी के दरमियान में ही बनेगा। अब मिरर कहाँ पर करना है, तो ये जाहिरी सी बात है कि इसके मिडल में हम एक प्लेन लेके आएंगे, और फिर उसको इस प्लेन के बाद मिडल का मतलब उसको मिरर कर देंगे, और हमारा
यहाँ पर एक आर्क बन जाएगी। ठीक, तो अब ये किया, ऑफसेट मैंने इसको दिया उसके हाफ में, यानी जितनी भी ये लाइन है बस सिंपली उसके हाफ पे चले जाओ, तो ये पॉइंट उसके हाफ पे ड्रॉ हो चुके हैं, 0.5 टाइम्स आ चुके हैं उसके। मैंने इसको ओके प्रेस कर दिया। ठीक, अब एग्जैक्टली उसके मिड में हमारे पास एक पॉइंट आ चुके हैं। नेक्स्ट ये है कि अब वो मेरा पॉइंट हाईलाइटेड है, इस पर मैं ड्रॉ करूंगा एक प्लेन। प्लेन मेरा किसी भी पोजीशन पर आता है, आने दो, कंट्रोल प्रेस करो और जो एक्सिस है सेंटर उस पर क्लिक कर दो। आप देखोगे कि एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर हमारा एक प्लेन बन गया। ठीक, ये एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर बन गया और इसको मैंने प्रेस कर दिया ओके। तो अब आपका ये प्लेन बन चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, इसको हमने करना है मिरर इस प्लेन के ऊपर। तो ये आपके आ चुका है। ठीक, ओके मैंने प्रेस कर दिया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि टिप सर्कल के बाद वाला जो है हमने उसको कंसिडर नहीं करना, तो हम इसका मतलब इस सबको रिमूव करेंगे। और मैंने कहा था कि इसके नीचे जो है मैंने टेंजेंट ड्रॉ करते हुए लेके जाना और मीट करवा देना है। सही, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चलते हैं हम अगेन, ये प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच। अच्छा, यहाँ पर है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मैंने आपको पहले बताया था, उसके नीचे जो लाइन वगैरह होती है वो उसको ड्रॉ कर देता है। ये करेंगे और ये करेंगे, ये हाँ, तो ये इनफ है। अच्छा, इसको कर दूंगा क्लोज। आप क्या करना है, आप लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से ला के देखो, ये आ रहा है इसका टेंजेंट। टेंजेंट थोड़ा सा नीचे तक ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, और सेम ये आ रहा है इसका टेंजेंट थोड़ा सा नीचे तक। तो ये सर्कल हमारा यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब एक्स्ट्रा चीज़ जितनी भी हैं इसके पॉइंट्स जो हैं या लाइंस हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे। तो डिलीट सेगमेंट, ये दोनों हो, टिप से ये हो, ये हो, ये अब देखो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा जो गियर है वो उसके टीथ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ठीक, इसका प्रेस करूंगा ओके, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड लेके आऊंगा यहाँ पर। टू सिलेक्टेड करके भी दे सकते हैं, जबकि आप इसकी फेस विड्थ भी दें तो आपका सेम पोजीशन पर ही आएगा। तो ये आपका पहला गियर जो है उसका टीथ बन चुके हैं। सही, और ये एग्जैक्टली इन्वॉल्यूट है, अगर आप देखें तो इन्वॉल्यूट के साथ ही बना हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने बताया था कि इसके टॉप से हमने करना है इसको शेम्फर। और इसको देना है सेमी। ठीक हो गया, तो उसने माइनर साइज को शेम्फर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर रूट फिले आएगा,
राउंड, तो ये ऑलमोस्ट जो हमारा टीथ है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ जी, नेक्स्ट क्या होगा? कोई चीज़ तो नहीं रहेगी। तो पैटर्न करेंगे बस अब। अच्छा, हाँ बिल्कुल पैटर्न करेंगे। और पैटर्न वैसे मुझे कैसे करना चाहिए, कोई आइडिया दे सकते हैं? लेट्स सपोज कि अगर इसको मैं पैटर्न करूँ तो इजीली हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। अगर मैं इस एक्सट्रूड को मैं पैटर्न करता हूँ तो इसमें मेरे ना तो शेम्फर यानी सेमी टॉपिंग वाला इंक्लूड है, ना हमारा जो राउंड वाला था नीचे वो इंक्लूड है। अगर तो मैं वो इंक्लूड करता हूँ तो पैटर्न मेरा यहाँ से नहीं आता। आप देखो तो पैटर्न नहीं आ रहा, ये इनएक्टिव हो चुके हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे? ये हमने एक मतलब पहले भी सर किया हुआ ग्रुप कर लें तीनों तीनों को। को है। एग्जैक्टली। तो हम तीनों को क्लिक करके इसका एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप को नेम दे देंगे टीथ का। अच्छा, अब अगर मैं इस टीथ पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखो तो पैटर्न आ चुका है मेरा। आप कौन सा वाला होगा, पैटर्न टाइप कौन सी होगी? सर एक्सिस पैटर्न। जी, एक्सियल हो गया। एक्सिस। ओके, तो एक्सिस आ गई। एक्सिस पर हमने क्लिक किया, 20 यहाँ से सेट किए और अच्छा हमारे पास 20 ही थे ना, 15 में 20 थे। ओके कर दिया। ये हमारा गियर रेडी हो चुका है। तो एक स्टैंडर्ड साइज का इन्वॉल्यूट गियर हमारे पास आ चुका है। ठीक, इसको रिमूव करना चाहते हो? सबको हाइड कर दो। तो ये हमारे पास गियर आ चुका है। अब अगेन एक मतलब आपके सामने इसको सेव करना है। मैंने इसको किया सेव, उसने मुझसे लोकेशन मांगी, डेस्कटॉप लैब 8 के नाम से मैंने किया हुआ था। नहीं, तो मैंने क्या किया, एक न्यू फोल्डर बनाया 8 के नाम से और उसमें सेव कर दिया। ठीक है, वो कहता है आपने रीजनरेट नहीं किया इसको, मुझे एरर दे रहा है ना, मॉडल इज़ नॉट रीजनरेटेड। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसको एक मरतबा रीजनरेट कर दिया। ठीक, यहाँ पर रीजनरेट का एक मतलब मैंने रीजनरेट किया। अब दोबारा मैं गया यहाँ पर डेस्कटॉप लैब 8। ओके, अब ये सेव हो चुके। ठीक, अब मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ क्लोज। अब करूँगा ओपन डेस्कटॉप लैब 8 स्पर के, तो ये मेरा स्पर के रहा। ठीक है, अच्छा स्पर केयर आपका हो चुका है रेडी। और आप आते हैं कुछ चीज़ें की तरफ।
अच्छा, अब कुछ लोगों ने गलती की हुई थी मिड में, मतलब जाहिर तो आपके नंबर सही है, सबके एवरेज आपकी ज़्यादा है, लेकिन गलती क्या की हुई थी कि मैंने जब सही नहीं है तो कुछ लड़कों आई थिंक स्निपिंग टूल था, सिर्फ इस चीज़ की दी हुई थी कि हाँ ये उसका मॉडल है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ठीक है, मैं जब आपसे स्क्रीनशॉट मांग रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीनशॉट आपने देनी है along with मॉडल ट्री। अगर आप स्नैपिंग टूल के ज़रिए ले ही रहे हैं इसकी, तो आपने कम से कम इतना पोर्शन मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आनी चाहिए। मतलब अगर पूरी बैक स्क्रीन आती है फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन इससे कम मैं मतलब कंसिडर नहीं करूँगा। सही, आपके सामने साइट पर जितनी कमांड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी लाजमी नज़र आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो इसके अलावा यानी मुझे कोई भी स्क्रीनशॉट ना भेजें। सर मटेरियल कौन सा चूज करना है? मटेरियल सर यहाँ पर तो गिवन है, लेकिन लाजमी सी बात है ये हमारे जो गियर्स होते हैं मोस्टली स्टील के ही होते हैं। अगर आप इसको साइन करना चाहते हो तो यहाँ से कर दो। कर साथ मेटल है, यहाँ से भी आ सकते हैं, ब्रास वगैरह, निकल, निकल क्रोमियम, टाइटेनियम, सब के आपके पास गिवन होते हैं। ठीक है, इधर से भी आते हैं, इसके अलावा दूसरे भी हैं, आप कंपोजिट्स हैं, मेटल्स हैं और इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी हैं। यहाँ से भी स्टील सेलेक्ट करते हैं, स्टेनलेस स्टील करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो अच्छा, मैंने वहां पर एसएस लिखा हुआ था, बहुत से लड़कों ने अगर किसी को साइन किया हुआ भी था तो वो स्टील था। तो बेसिकली एसएस और स्टील दोनों, एक स्टेनलेस स्टील और एक सिर्फ स्टील है। इस चीज का भी ध्यान करना होता है आपने। हम्म, ठीक हो, आपके सामने मैंने क्या किया, एक मरतबा जब मैंने सेव कर लिया उसके बाद मैं इसमें कुछ भी चेंजिंग करता जा रहा हूँ तो आप देखोगे कि वो खुद ही या इसको कंसिडर करता जा रहा है, यानी मुझे बार बार सेव नहीं करना पड़ता। ऐसे कुछ लड़कों ने किया हुआ था कि उसने काफ़ी सारे पार्ट्स मुझे भेजे हुए थे, तो होता बेसिकली एक ही है। जैसे अभी आप देखो, लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ और चीज़ ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, अब एक होल हुआ है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कुछ और चेंजिंग करूँ इसकी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इससे एक बड़ा सर्कल ओके करके एक्सट्रूड कर देता हूँ और ओके कर दिया। सही, अब देखो ये मैंने इसमें चेंजिंग कर दी। अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैंने इसको कर दिया क्लोज, यहाँ से दोबारा ओपन, तो ये फिर ओपन हो गया। ठीक है, तो बार बार सेव मतलब वो फिर पार्ट आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेट्स सपोज अगर ये हो फिर दूसरी साइड पर भी हो, फिर लड़के क्या करते हैं बार बार सेव करते रहते हैं। तो एक मरतबा ये प्रैक्टिस आपने खुद भी करके देखनी है, मैंने तो आपके सामने कर दी है। ठीक है, सारा कुछ मैंने आपके सामने किया है। तो अगर मैं यहाँ पर एक दफ़ा और सेव करता हूँ तो होपफुली वहाँ पर हमारे पास जो हम्म, ये देखिए अब यहाँ पर 3 पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो जितनी बार आप सेव करते हो उसी तरह के पार्ट्स आते रहते हैं। अच्छा, ये लैब आपकी आज से क्लियर हो चुकी है। एक चीज़ आपको और बता दूं, अच्छा मिसाल के तौर पर देखो, लेट्स सपोज कि आपको आगे किसी क्विज में या फिर फाइनल में अगर तो गियर से रिलेटेड आपको कुछ मॉडल मिलता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी आपकी इक्वेशंस हैं और आपका जो मॉडल है वो आपस में जो है रिलेट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने मुझे
इसकी स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि आगे हर कोई इसमें आपने स्क्रीनशॉट भी भेजनी होंगी ना। तो स्क्रीनशॉट आपने मुझे मॉडल की भेज दी, फाइनल मॉडल आपका बना हुआ है सही। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जाके आपके रिलेशन चेक करूँगा। आपके पैरामीटर्स मैंने देखे, पैरामीटर्स आपने कौन से दिए हुए थे, इनमें अगर कुछ गलती हुई तो इसका मतलब है आपने जो स्क्रीनशॉट भेजे हैं वो आपने अपनी नहीं भेजी, किसी की कॉपी करके भेजी है। ठीक है। रीज़न ये है कि जब रिलेशंस आपके सही हो ही नहीं सकते तो आपका मॉडल कैसे बन सकता है। ठीक है। तो रिलेशंस में जाऊँगा, रिलेशंस को मैं वेरीफाई करके चेक करूँगा। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसके अलावा ये वाली चीज़ भी मैं चेक करूँगा। ठीक हो गया। तो आपके रिलेशंस और आपका जो फाइनल मॉडल है वो आपस में लाजमी रिलेट करना चाहिए। अगर रिलेट नहीं करता तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ लाजमी की हुई है। मे बी आपने किसी का कॉपी करके भेजे है, तो कुछ प्लेजरिज्म वगैरह आपने की है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। ठीक है। और किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो? आज तक का बस आपका काम यही था, इधर तक की। अच्छा, बल्कि ये हो चुके, अब क्यों नहीं? लड़के कितने हैं? अच्छा, आप में से एक लड़का है, वैसे आपका टफ सेक्शन है। 7-8 मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका आपस में सख्त मुकाबला लगा हो, और देखते हैं कि क्या है। और सारे अच्छे लड़के हैं, काफ़ी मतलब सारे ज़बरदस्त हैं। सर सेक्शन 2 है शायद। क्या मतलब हाँ, सर मुकाबला? मुकाबले का मतलब ये कि मतलब नंबर्स उनके बहुत करीब करीब हैं टोटल से, यानी जितने अभी तक उन्होंने क्विज़ वगैरह दिए हैं या फिर कुछ जो लैब रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं, मिड टर्म दी है, तो उनका आपस में 0.5 का मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इस मतलब सिनेरियो में उनका आपस में मुकाबला लगा हुआ है। अच्छा, सर नंबर अपलोड हो गए पोर्टल पे? पोर्टल में मैंने तो यहाँ से भेजे हैं। अच्छा, मेरे हाल में शायद लड़के काफ़ी आ चुके हैं। 000 004 आया है, उसामा बिन तारिक। उसामा बिन तारिक। उसामा, आवाज़ आ रही है आपको सही? रिपीट करो आप। अच्छा, जो उसामा आपकी 1 2 3 4 रिपोर्ट्स जो लैब की रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक नहीं आई। और इसके अलावा जब मैंने बोला हुआ था कि आपने सब कुछ कंपाइल करके यानी मुझे पीडीएफ के फॉर्म में लैब रिपोर्ट जमा करवानी है, आपने आपने सेपरेट फोल्डर भेजा हुआ था। ये एट द एंड मुश्किल आपके लिए होगा, मेरे सामने से अगर कुछ मिस हो गया तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा ये। कई लड़कों ने जो सेक्शन 3 था उसमें से ऐसे ही किया हुआ था, सेपरेट किया हुआ। तो बाद में कह रहे थे सर उधर जीरो था, मैंने सबमिट कराई थी, उधर जीरो था। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मैंने आप मतलब मुसलसल पिछले 3-4 लैब से यही बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ पीडीएफ चेक करूंगा, उसके पिछले जितने भी होंगे मतलब वो भी एक दफ़ा नज़र उस पर लाजमी करता हूँ। ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक मैं देखता हूँ लैब सबकी कंप्लीट है या नहीं। तो काफ़ी लड़कों का ऐसे भी हुआ है कि जिसके लेट्स सपोज के पहले लैब 4 में मिसाल के तौर पर जीरो था, लेकिन ये है कि ओवरऑल चेक करते हुए लैब 4 मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो मैंने उसको नंबर दे दिया। ठीक है। आप हो गए, फिर है अमानुल्लाह, तो ये तो आ ही नहीं होगा। मुज्तबा अमजद। मुज्तबा अमजद, सर यस आपने भी सर। लैब रिपोर्ट्स नहीं जमा करवाई हुई और आप सेपरेट फोल्डर में पता नहीं क्या क्या भेज रहे थे। आपका भी सेपरेट आ रहा है। 2 लैब रिपोर्ट्स हैं मोहम्मद अदील अख्तर की,
तमाम लैब रिपोर्ट्स हैं शदेब अख्तर चौधरी की, मैंने पहले बता दी है। 4 लैब रिपोर्ट्स हैं मशाल अहमद की, पहली 3 है सरमद शाहिद की, और यासिर अहमद भेजी तो आपने सारी हैं सिवाय एक के, लैब 3 के, लेकिन आप सेपरेट फोल्डर में भेज रहे हो। इसी तरह उसामा अली खान आपकी सारी आई हैं लेकिन सेपरेट फोल्डर में है। मोहम्मद उस्मान खालिद एक नहीं आई, लैब 3 की, लेकिन सारी सेपरेट फोल्डर में है। वलीद उस्मान की भी सारी पहुंची हैं लेकिन सेपरेट फोल्डर में। जिसकी सेपरेट फोल्डर में नेक्स्ट टाइम मैं इनकी खास तौर पर चेक करूंगा, मैंने नोट किया हुआ है कि वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में मुझे दें। मैंने आपको जब बताया कि लैब आज की अगर 8 है तो वो 7 के बाद ही उसके नेक्स्ट पेज पर होनी चाहिए, सेपरेट उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। और जिसने लैब रिपोर्ट जमा करवाई, एक फेवर आपको और दे रहा हूँ, लैब रिपोर्ट जमा करवा दूँ, मैं आपके नंबर लगा दूंगा। ठीक है, पिछली जितनी भी लैब रिपोर्ट्स हैं वो सारी जमा आपने लाजमी करवानी है। कोई शक ना रहे कि नहीं वो इससे मतलब मिट की बात वाली सारी जमा करवाए कर, जमा आपने लाजमी करवानी है। मैं नंबर आपसे मतलब रिटर्न करवा के ना HOD से कह के तो आपको नंबर दिलवा दूँ। ठीक है, वैसे भी रिपोर्टिंग ज़्यादा हो जाएगी तो